अभी 25 जिलों में पर्चों की जांच चल रही है। अभी कई जगह और पर्चा खारिज हो सकता है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बताएं, 26 जिला पंचायत सीटों पर भाजपा की जीत अब तय हो गई है। ये सबसे बड़ा अपडेट आपको इस वक्त बता रहे हैं। 26 जिला पंचायत सीटों पर अभी जीत पक्की हो गई है भाजपा की और 25 जिला पंचायत सीटों पर अभी जांच चल रही है। अभी कई जगह और पर्चा खारिज हो सकता है, यानी ये जो संख्या है सीटों की ये अभी बढ़ सकती है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सबसे बड़ा अपडेट इस वक्त का आपको बता रहे हैं। जिला पंचायत चुनाव पर अब तक का सबसे बड़ा अपडेट यह है कि 25 जिला पंचायत सीटों पर नामांकन पत्रों की जांच जारी है और 26 जिला पंचायत सीटों पर भाजपा की जीत अब तय हो गई है। यानी यहां पर किसी और ने नामांकन दाखिल नहीं किया है और अगर नामांकन दाखिल हुआ है तो पर्चे कई जगहों पर खारिज हुए हैं, जिसकी वजह से ये 26 सीटें ऐसी हो गई हैं जो अभी भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। कुल 75 सीटों में से 25 सीटें ऐसी हैं जो भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं, जहां पर भाजपा के उम्मीदवारों की निर्विरोध जीत अब तय हो चुकी है। ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, पल पल की अपडेट। सबसे पहले एबीपी गंगा आप तक पहुंचा रहा है। लगातार हम बने हुए हैं इस बड़ी खबर पर, चूंकि आज नामांकन का आखिरी दिन था और आज नामांकन का आखिरी दिन बहुत दिलचस्प बन गया। सियासी घमासान आज देखने को मिला है, क्योंकि जैसे ही नामांकन का वक्त खत्म हुआ वैसे ही विपक्ष मुखर हो गया। विपक्ष ने आरोप लगाया भाजपा पर, तो वहीं भाजपा की तरफ से भी अपनी जीत का जो दावा किया गया था उस जीत के दावे पर कहीं ना कहीं भाजपा फिलहाल खरी उतरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 75 में से 26 ऐसी सीटें हैं जो अभी भाजपा के खाते में जा रही है। यानी भाजपा के प्रत्याशी वहां पर निर्विरोध चुने जाएंगे। निर्विरोध चुने जाना वहां पर तय हो गया है, क्योंकि किसी और ने नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया है। इकलौता चुनावी मैदान में अगर कोई है तो वो भाजपा का प्रत्याशी। इसी वजह से 29 तारीख को देखिए आखिरी तारीख है जब पर्चा वापस लिए जा सकते हैं और उसी दिन निर्विरोध तय हो जाएगी जीत। ये साफ हो जाएगा कि इतनी सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी जीत हासिल कर चुके हैं। फिलहाल जिला पंचायत चुनाव की सबसे बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि 26 जिला पंचायत सीटों पर भाजपा की जीत अब तय हो गई है। अन्य 25 जिला पंचायत सीटों पर नामांकन पत्रों की अभी जांच चल रही है, वहां पर अभी जांच जारी है। 15 जिला पंचायत सीटों पर सिर्फ भाजपा का नामांकन। देखिए 15 ऐसी जिला पंचायत सीटें थी जहां पर सिर्फ भाजपा के प्रत्याशियों ने नामांकन किया था। किसी न किसी वजह से जो अन्य विपक्षी दल हैं उनके प्रत्याशी नामांकन दाखिल नहीं कर पाए। इसी वजह से 15 सीटें तो पहले ही अपने खाते में भाजपा ने कर ली और बाकी की जो सीटें हैं उनमें जब जांच हुई नामांकन पत्रों की तो कई ऐसे प्रत्याशी रहे जिनके नामांकन पत्रों को खारिज किया गया। और यही वजह है कि 26 ऐसी सीटें हैं जिला पंचायत की जिस पर भाजपा के प्रत्याशियों की निर्विरोध जीत तय है, यानी निर्विरोध उनका चुना जाना अब तय हो गया है, क्योंकि एकमात्र उन्हीं का पर्चा बचा है, एकमात्र वही चुनावी मैदान में बचे हैं। इसीलिए कुल मिलाकर 26 ऐसी सीटें हो गई हैं जहां पर भाजपा जीत का परचम लहराती हुई नजर आ रही है। तो ये बड़ा अपडेट जिला पंचायत सीटों से जुड़ा हुआ, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। देखिए अभी 3 तारीख को चुनाव होना है, यानी कि 3 जुलाई को अभी चुनाव होना है, लेकिन उससे ठीक पहले आज जब नामांकन पत्र दाखिल करने का आखिरी दिन था तो आज सियासी उठापटक उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है। कहीं पर हंगामा देखने को मिल रहा है तो कहीं पर विपक्षी दलों की तरफ से शिकायत भी पेश की जा रही है। लेकिन अभी की जो जानकारी मिल रही है उस लिहाज से भाजपा 26 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को निर्विरोध जिताने में कामयाब होती हुई नजर आ रही है। 26 ऐसी जिला पंचायत सीट हैं जिस पर भाजपा के प्रत्याशी निर्विरोध चुने जाएंगे, क्योंकि वहां पर कोई और प्रत्याशी है नहीं। 15 ऐसी सीटें थी जहां पर किसी और विपक्षी दल ने नामांकन दाखिल नहीं किया, सिर्फ भाजपा के प्रत्याशियों ने पर्चा भरा। वो 15 सीटें पहले ही भाजपा के खाते में चले गई और उसके बाद जब नामांकन पत्रों की जांच शुरू हुई तो कई सारी सीटें रहीं जहां पर नामांकन पत्र रद्द किया गया प्रत्याशियों का। कमियां पाई गई, खामियां पाई गई, कुछ गलतियां पाई गई, जिसकी वजह से नामांकन पत्र को रद्द कर दिया गया और 26 सीटें ऐसे कुल मिलाकर अभी भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। 75 सीटें हैं
और इन 75 जिलों में से अब 26 ऐसे जिले हैं जहां पर भाजपा के प्रत्याशी निर्विरोध चुने जाने तय हैं। देखिए, ये जो चुनाव है ये महत्वपूर्ण साख का सवाल ये तमाम राजनीतिक दलों के लिए बन गए थे। भाजपा और समाजवादी पार्टी में हालांकि सीधी टक्कर समझी जा रही थी और भाजपा और समाजवादी पार्टी के अलावा अगर दारोमदार इन इलेक्शंस का किसी पर है तो वो है निर्दलीय प्रत्याशी, क्योंकि तमाम राजनीतिक दलों की नजर उन निर्दलीय प्रत्याशियों पर है जो जीत सुनिश्चित करवा सकती हैं। लेकिन फिलहाल चुनाव से पहले ही अभी तक की जो स्थिति है वो ये है कि 75 में से 26 ऐसी जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट हैं जिन पर भाजपा के प्रत्याशी निर्विरोध चुने जाने तय। और वाराणसी से खबर, पंचायत चुनाव नामांकन अपडेट यह है कि सपा खेमे में अभी फिर से सरगर्मी बढ़ गई है। प्रत्याशी ने आरोप लगाया कि पर्चा निरस्त करने की साजिश चल रही है। दस्तावेजों की कमी का प्रशासन हवाला दे रहा है। सपा कार्यकर्ताओं ने नेताओं को मुख्यालय बुला लिया है। ये देखिए, आप सरगर्मी एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें एक बार फिर से उलट गई हैं, क्योंकि अभी तक जो आपने तस्वीरें देखी थी उसमें पुलिस प्रशासन ने पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया था, लेकिन अब फिर से प्रत्याशी के आरोप के बाद सरगर्मी बढ़ चुकी है। तो उन्होंने एक दूसरे पर आपत्ति दाखिल की है। अभी दूसरे चरण की स्क्रूटनी प्रारंभ होगी, उसी में कुछ अफवाह फैलाई गई है जिसके कारण काफी लोग इकट्ठे हो गए हैं। इनको समझाया जा रहा है अपने घर चलिए, तभी स्क्रूटनी आगे प्रारंभ हो पाएगी। क्या 200 मीटर की परिधि कोई भी हो उसमें कोई किसी का भी आना अलाउड नहीं है। जो कैंडिडेट होते हैं और 3 लोग जिनको स्क्रूटनी में अलाउ किया जाता है वे ऑलरेडी कलेक्टेड के अंदर हैं। इसके अलावा किसी को भी 200 मीटर की परिधि में अलाउड नहीं है। अपने कार्यालय कक्ष में बैठे, अपनी पार्टी कार्यालय में बैठे, वहाँ जाके शांति से अपना जो भी वार्ता करनी हो वो करें, लेकिन कलेक्टेड के आसपास भीड़ भाड़ इकट्ठी करके संवेदनशीलता ना बनाएं, क्योंकि ये इलेक्शन से जुड़ा हुआ मामला है और यहाँ पे आचार संहिता लागू है। ये इनको समझाया जा रहा है कि शांति से घर जाएं, जो निर्णय होगा वो सारा क्लियर होगा। अंदर बाकायदा इनके कैंडिडेट और इनके सारे इलेक्शन एजेंट वगैरह मौजूद हैं। और अभी का क्या अपडेट है, सीधा मेरे सहयोगी के पास चलते हैं, नीतीश पांडे जो लगातार वाराणसी से बने हुए हैं। नीतीश, फिलहाल की स्थिति क्या है, क्योंकि अब गंभीर आरोप प्रत्याशी की तरफ से लगाए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के। निश्चित तौर पर अभी की स्थिति हम दिखाना चाहेंगे। आप देखिए, यहाँ पर पीएससी के जो जवान है उनको तैनात कर दिया गया है और इसके पीछे अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर बने हुए हैं। जिलाधिकारी ने साफ तौर पर कहा है कि यहाँ पर जो 200 मीटर की परिधि है वहाँ पर किसी को भी रहना अलाउ नहीं है। आप अपने कार्यालयों तक चले जाएं, यहाँ पर भीड़ न लगाएं। तो अगर कानून का उल्लंघन किसी ने किया तो उसको यहाँ पर सख्ती बरती जाएगी। उसके साथ तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर पुलिस के जवान और इसके साथ ही पीएससी के जवान तैनात हो गए हैं। और थोड़ी देर के लिए अगर बात करें तो जिस तरह से यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी प्रतिनिधि हैं जैसे ही वो बाहर आते हैं एक बार फिर से थोड़ी सी सरगर्मी बढ़ती है और जो ये पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, वो वहाँ से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन प्रशासनिक महकमा एक बार फिर से चुस्त हो गया है। इनको किसी भी कीमत पर जो नियम है उनका उल्लंघन नहीं किए यहाँ पर किया देना है। और इसके साथ ही जो साफ तौर पर ये आदेश दिए गए हैं कि यहाँ पर कोई मौजूद नहीं रहेगा। और जो पार्टी के प्रतिनिधि हैं, जो पार्टी के प्रत्याशी के प्रतिनिधि हैं, उनका भी साफ तौर पर ये कहना है कि अभी जो स्थिति है उसके बारे में जानकारी, जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले वो असंतुष्ट दिखाई दे रहे थे, तो अभी उनका भी कहना है कि जो प्रक्रिया है वो जारी है और प्रक्रिया को पूरा होने के बाद ही हम भी कुछ बोलेंगे, हम भी सामने आएंगे। लेकिन जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, वो डटे हुए हैं। आप देखिए, इधर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक डटे हुए हैं और यहाँ से थोड़ी दूरी पर अगर बात करें तो सर्किट हाउस है। सर्किट हाउस के भीतर यहाँ से ये देखिए, यहाँ से ये गाड़ियों की हेडलाइट है, वहाँ से आपको भीतर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो वहाँ पर डटे हुए हैं। तो अभी भी जो यहाँ पर सरगर्मी है वो पूरी तरह से जारी है, लेकिन माहौल शांत है। जिस तरह का माहौल अभी थोड़ी देर पहले गर्म हुआ था उससे अभी शांति है। प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ पर चुस्त है। प्रशासन के, पुलिस के, पीएससी के जवानों को यहाँ पर तैनात कर दिया गया है और किसी को भी नियमों के उल्लंघन की अनुमति नहीं दी जाएगी। जो भी नियम तोड़ने का प्रयास करेगा उसके खिलाफ सख्ती बरती जाएगी। बिल्कुल, देखिए, अभी तो पूरी तरीके से स्थिति को नियंत्रण में कर लिया गया है नीतीश, लेकिन अब से कुछ देर पहले की जो तस्वीरें हमने देखी थी, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको बुलाया गया था जिला मुख्यालय पर, क्या अभी भी इसी तरीके की स्थिति है? क्या अभी भी और लोग आ रहे हैं और लोग इकट्ठा हो रहे हैं, या पूरी तरीके से रोक दिया गया है बाकी लोगों को अंदर आने के लिए? जो कार्यकर्ता हैं उनकी भीड़ तो लगातार बढ़ती जा रही है। जो कार्यकर्ता है वो लगातार अपने जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनको
लेकिन जो प्रशासनिक अमला है वो भी लगातार यहाँ पर अपनी निगरानी किए हुए, आप देखिए किस तरह से यहाँ पर पीएससी के जवान मुस्तैद खड़े हैं। और इसके साथ ही जो आगे की स्थिति की बात करें तो वहाँ पर प्रशासनिक अमला भी मौजूद है और उन लोगों को जो भी समाजवादी पार्टी के समर्थक और कार्यकर्ता हैं उनको यहाँ जहाँ पर 200 मीटर का दायरा है उसके इधर रोक दिया गया है और साफ तौर पर यह कहा गया है कि इसके आगे किसी भी कीमत पर जाने की अनुमति नहीं होगी। अगर जबरदस्ती कोई करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आप देखिए पूरे परिसर को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। हर ओर आपको खाकीदारी जवान दिखाई देंगे, पीएससी के जवान दिखाई देंगे और सभी मुस्तैद हालत में दिखाई देंगे। तो चारों तरफ मुस्तैद सुरक्षा व्यवस्था। आपको एक तस्वीर और दिखाना चाहेंगे। आप देखिए ये सर्किट हाउस है, एक तरफ समाजवादी पार्टी के ये कार्यकर्ता, इस तरफ देखिए सुरक्षा का घेरा और इसके साथ ही यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता सर्किट हाउस के भीतर यहाँ पर सुरक्षा का घेरा, दोनों तरफ पुख्ता सुरक्षा का घेरा, कड़ी सुरक्षा का घेरा और इसके साथ ही अंदर की जो प्रक्रिया है यहाँ पर आप देखिए ये जो गेट है इसके भीतर यहाँ पर नामांकन की जो प्रक्रिया है, जो कागजात हैं, जो भी प्रक्रिया है उसको यहाँ पर पूरा किया जा रहा है। माहौल सरगर्म है लेकिन सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद है। बिल्कुल, देखिए सियासी पारा तो चढ़ा हुआ है लेकिन उसके बावजूद प्रशासनिक अमले ने मौके पर जाकर, मौके पर मौजूद रहकर स्थिति को पूरी तरीके से नियंत्रण में कर लिया है और अभी फिलहाल जो गहमा गहमी की स्थिति थी, जो टकराव की स्थिति थी, उसे रोक दिया गया है। नीतीश, कितना वक्त और लगेगा जब साफ हो जाएगा कि पर्चे पूरी तरीके से चेक हो चुके हैं? कितना वक्त लगेगा अभी स्क्रूटनिंग होने में? 9 बजे तक, 9 बजे अगर बात करें तो रात 9 बजे तक ये पूरी तरह से निर्णय लिया जा सकेगा कि आखिर पर्चों का क्या होगा। जिस तरह से गहमा गहमी बनी हुई है, जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो भी इस असमंजस की स्थिति में है कि आखिर क्या होना है। चूंकि दोनों तरफ से आपत्ति दाखिल की गई है, कोई एक तरफ से आपत्ति दाखिल नहीं की गई है, तो दोनों पार्टियों के जो समर्थक हैं उनमें कहीं ना कहीं कई तरह के सवाल हैं और 9 बजे का, रात 9 बजे का जो वक्त होगा उसका इंतजार करना होगा और 9 बजे तक ये फैसला सामने आ जाएगा कि आखिर जो पर्चे हैं वो किस तरह से सामने आते हैं, क्या उनमें किसी का खारिज होता है या दोनों का नामांकन पूरी तरह से मान लिया जाता है। ये सारी बातें 9 बजे के बाद पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगी। काची, बिल्कुल, देखिए 9 बजे तक स्थिति साफ हो जाएगी और तब तक मुझे लगता है कि वहां पर जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भाजपा के कार्यकर्ता, उनका जमावड़ा बना रहेगा क्योंकि अंदर क्या चल रहा है ये जानने की उत्सुकता है। नीतीश, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच एक और खबर दर्शकों तक पहुंचा दें। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव की गहमा गहमी के बीच समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक वीडियो ट्वीट करके आरोप लगाया है कि भाजपा ने सपा प्रत्याशियों को नामांकन दाखिल करने से रोका है। अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में इसे भाजपा का चुनाव जीतने का प्रशासनिक हथकंडा बताया है। तो देखिए, समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को रोका जा रहा है। ये वो वीडियो है, देखिए ये वो वीडियो है जो ट्वीट किया गया है, जिसे ट्वीट किया है अखिलेश यादव की तरफ से और वो इस वीडियो के जरिए ये बता रहे हैं कि पुलिस बल का सहारा लिया गया है, प्रशासनिक अमले का सहारा लिया गया है और इन लोगों का सहारा लेकर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को नामांकन दाखिल नहीं करने दिया गया। भाजपा ने जीत के लिए प्रशासनिक हथकंडा अपनाया है, ये आरोप लगाए गए हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। इससे पहले आपको बता दें कि इन आरोपों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग में शिकायत भी दर्ज हो चुकी है। शिकायत दर्ज करवा चुकी है समाजवादी पार्टी और अब अखिलेश यादव भी ट्विटर के जरिए हमला बोल रहे हैं और सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि इस पूरे चुनाव को भाजपा हाईजैक करने की कोशिश कर रही है और प्रशासनिक अमले का दुरुपयोग किया जा रहा है। ये एक वीडियो उन्होंने ट्वीट की है और इस वीडियो को ट्वीट करके उन्होंने बताया है, इस वीडियो को आधार बनाकर उन्होंने बताया है कि किस तरीके से जो भाजपा है वो प्रशासनिक अमले का इस्तेमाल कर रही है, प्रशासनिक हथकंडा अपना रही है इस चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए। तो ये गंभीर आरोप लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। लगातार समाजवादी पार्टी कह रही है कि उनके प्रत्याशियों को पहले तो नामांकन दाखिल नहीं करने दिया गया और अब जो नामांकन दाखिल कर चुके हैं उनके भी पर्चे रद्द करने की साजिश भाजपा की तरफ से रची जा रही है। बहरहाल सियासी आरोप प्रत्यारोप लगातार इस चुनाव में जारी है और अब जो स्थिति है वो ये है कि 26 ऐसे जिला पंचायत अध्यक्ष की सीटें हैं जिन पर भाजपा के प्रत्याशी निर्विरोध जीत दर्ज कर देंगे। निर्विरोध जीत दर्ज होना वहां पर तय हो चुका है। 15 सीटें ऐसी रही जहां पर विपक्षी दलों ने पर्चा दाखिल ही नहीं किया।
और चलिए सीधा आपको लखनऊ लिए चलते हैं। मेरे सहयोगी अनुभव शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुभव, देखिए इस चुनाव में जो सियासी पारा है वो चढ़ता जा रहा है और अब खुद अखिलेश यादव ट्विटर के जरिए सामने आ गए हैं और कह रहे हैं कि भाजपा प्रशासनिक हथकंडा अपना रही है जीत दर्ज करने के लिए। देखिए, बार बार एबीपी गंगा यही कहता रहा है कि ये जो चुनाव है जिला पंचायत अध्यक्ष का, एक तो ये अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, इसमें जो जीते हुए सदस्य होते हैं वही वोट देते हैं और ये साम दाम दंड भेद इसमें इस्तेमाल होता ही होता है। कोई भी सरकार रही हो, इस चुनाव को जीतने के लिए सभी ने साम दाम दंड भेद का प्रयोग किया ही किया है और ये सत्ता पक्ष का चुनाव कहा जाता है। हमेशा जो पार्टी सत्ता में होती है उसी का ये चुनाव माना जाता है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर था कि 3 तारीख को चुनाव से वोटिंग थी 3 जुलाई को, तब ये माना जा रहा था कि गहमा गहमी जो होगी वो 3 जुलाई को देखने को मिलेगी। ये नहीं लग रहा था कि नामांकन के दौरान ही ऐसा हो जाएगा। ऐसी स्थिति हो जाएगी कि सोचिए 15 से ज़्यादा जिलों में जो समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो पर्चा ही नहीं भर पाए, वो नामांकन ही नहीं दाखिल कर पाए, जबकि वहाँ पर उन जिलों में उनके जो जिला पंचायत वार्ड के सदस्य हैं उनकी संख्या ज़्यादा थी। और अब 3 और जिलों में कहा जा रहा है कि वहाँ मेरठ है, अमरोहा है, इसी तरह कि वहाँ पर जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे उनका पर्चा इनवैलिड हो गया, अवैध हो गया, यानी कुछ गलती थी उस पर्चे में और जब स्क्रूटनी हुई तो वो पर्चा अवैध हो गया, तो 3 और जिले जुड़ गए हैं। इस तरीके से अगर हम देखें तो अब तक 20 से ज़्यादा ज़िलों में जो है वो बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उनका निर्विरोध जीतना तय हो गया है। गोरखपुर भी है, वाराणसी भी है, इसके अलावा अगर हम कहें तो श्रावस्ती भी है। तमाम जो जिले हैं वहाँ पर बीजेपी के जो भी उम्मीदवार थे वो निर्विरोध जीत गए। क्यों? क्योंकि या तो जो विपक्षी पार्टी ज़्यादातर जगहों पर समाजवादी पार्टी थी, उसके उम्मीदवार सही समय तक जो वक्त था 3 बजे तक, तब तक अपना पर्चा नहीं भर पाए, कहीं कहीं तो उनके प्रस्तावक गायब हो गए। अब समाजवादी पार्टी सीधा आरोप शासन प्रशासन पर, बीजेपी पर लगा रही है कि दबाव में ये सारा कुछ किया है और शासन प्रशासन के दबाव में ही उनके जो उम्मीदवार थे उनको पर्चा नहीं भरने दिया गया है। और ऐसा एक जगह नहीं हुआ है, सभी जिलों में यही हुआ है, हर जगह यही हुआ है। और इसीलिए समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन मिला था अभी राज्य निर्वाचन आयोग में और जो शिकायत उन्होंने की है, लिखित शिकायत की है, बाकायदा उन जिलों का नाम दिया है, रीज़न दिया है, ये भी बताया है कि उनके उम्मीदवारों को पर्चा नहीं भरने दिया गया। तो इस तरीके से हम देखें तो चुनाव तो नामांकन के दिन ही इस तरीके से दिलचस्प हो गया। जो माना जा रहा था कि 3 जुलाई को चुनाव में काफ़ी हम कहें तो दिलचस्प चुनाव देखने को मिलेगा, क्योंकि कई जगहों पर बीजेपी के उम्मीदवार कम, जो उम्मीदवार थे उनके पक्ष में उनके वोटर कम थे, सदस्य की संख्या कम थी, सपा के सदस्यों की संख्या ज़्यादा थी। तो माना जा रहा था कि जो भी जोड़ तोड़ होगा वो तब होगा, वोटिंग के दिन होगा। और ये एक अलग तरह का चुनाव होता है, इसमें कोई बैलेट पेपर नहीं होता है, बल्कि जिला प्रशासन एक पर्चा छपवाता है, उसी पर उम्मीदवारों का नाम लिखा रहता है और सदस्यों को एक पेन दी जाती है, वो उसी से जाकर उस जिसको भी उन्हें चुनना होता है उसके नाम के आगे टिक लगाते हैं। तो माना जा रहा था कि ये तो जो चुनावी गहमा गहमी आज देखने को मिल रही है, आरोप प्रत्यारोप, ये 3 तारीख को देखने को मिलेगी। पर आज जिस तरीके से कई जिलों में, बार बार हम कह रहे हैं, कई जिलों में ये हुआ है कि जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे वो सही वक्त पर पर्चा भरने ही नहीं जा पाए। कई जगहों पर अखिलेश यादव ने जो वीडियो ट्वीट किया उसमें आप देखिए, पुलिस रोक रही है कैंडिडेट को, नामांकन पर जाने से उनके लोगों को रोका जा रहा है। उस वीडियो को उन्होंने ट्वीट करके निशाना साधा सरकार पर, साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर जितनी सीटें अभी जीतेंगे विधानसभा में उतनी भी सीटें नहीं मिलेगी। पर कुछ जिले ऐसे हैं, देखिए अखिलेश यादव को भी ये देखना चाहिए कि उनकी पार्टी के किन नेताओं ने अपने ज़िलों में मेहनत की है। देखिए कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर जो सपा के उम्मीदवार थे उनको लगातार शासन की ओर से नोटिस जारी किया जा रहा था, दबाव बनाया जा रहा था, लेकिन कुछ जिलों में सपा के नेताओं ने लड़ाई लड़ी, वो कोर्ट तक चले गए, कोर्ट से सारी चीज़ें अपने पक्ष में करा कर लाए और आज नामांकन भरवाया, वहाँ पर नामांकन उनका वैलिड माना गया, वैध नामांकन माना गया। आप लखनऊ में देखिए, यहाँ पर बीजेपी की ओर से हाथी रावत ने पर्चा भरा है, समाजवादी पार्टी की ओर से विजय लक्ष्मी, उनके पति अमरीश पुष्कर सपा के विधायक हैं। इसी तरीके से संत कबीर नगर में जो समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार है उसने जो पर्चा, बलिराम यादव, उसको नोटिस दिया गया था प्रशासन की तरफ से 1.5 करोड़ रुपए का कि आप ये पैसा जमा करिए। लेकिन वहाँ समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं जो चुनाव लड़ चुके हैं, जयराम पांडे, लगातार उन लोगों ने कोशिश की, हाई कोर्ट तक चले गए, हाई कोर्ट से सारे डॉक्यूमेंट लेकर आए और वहाँ पर जाकर दिखाया है, उस पर्चे को वैध कराया है। तो जहाँ पर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने स्टैंड किया, वो लड़ाई लड़े,
वहाँ पर तो उनके पर्चे जो है वो वैलिड हैं, लेकिन जहाँ पर पार्टी के नेता उस तरीके से नहीं लड़ पाए, जहाँ पर उन्हें लगा कि अरे प्रशासन का दबाव कहीं उन पर ना आ जाए, कहीं उनके ऊपर ना कोई कार्रवाई हो जाए, जिस तो तरीके वहाँ का पर सियासी बीजेपी ने घटनाक्रम आज नामांकन के आखिरी दिन देखने को मिला है, इस बात की तस्दीक तो बिल्कुल कर रहा है कि दोनों ही पार्टियों ने, जो भाजपा की बात कर लें या समाजवादी पार्टी की कर लें, दोनों ही पार्टियों ने चुनाव को साख का सवाल बना लिया था और यही वजह है कि टकराव की स्थिति भी है। देखिए, साख का तो इलेक्शन है ही, जब 8 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हो उत्तर प्रदेश में जी। और ऐसे में अगर जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव आप हार जाएंगे और सत्ता में बैठी पार्टी अगर हार जाएगी तो क्या मैसेज जनता के बीच जाएगा। अभी जब 2 मई को जब मतगणना हुई पंचायत चुनाव की, तब किस तरीके से निर्दलीय सबसे आगे रहे, दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी, तीसरे नंबर पर बीजेपी चली गई। क्योंकि तब इस तरीके से साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल नहीं कर पाई। क्यों नहीं किया? तब कोरोना काल था, बीजेपी बार बार कह रही थी कि अपने जो वर्कर हैं उनको हम टिकट देंगे, हम किसी विधायक के, सांसद के, मंत्री के। किस तरीके का सियासी घटनाक्रम आज के दिन देखने को मिल रहा है। अनुभव, आप बने रहिए हमारे साथ। इटावा से खबर मिल रही है, इटावा में जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर सपा प्रत्याशी अंशुल यादव की जीत तय मानी जा रही है। यहाँ किसी और उम्मीदवार ने पर्चा दाखिल नहीं किया है। नामांकन दाखिल करने के बाद अंशुल यादव ने एबीपी गंगा संवाददाता मोहम्मद फारिक से बात की। इटावा कचहरी में चल रहा है, इसी के चलते समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के चचेरे भाई ने भी आज नामांकन किया। उनसे बात करते हैं कि उनकी क्या प्लानिंग रही थी, जिस तरह प्रदेश भर में भैया जो चुनाव हुए हैं समाज जिला पंचायत सदस्य के, लेकिन इटावा एक अलग एग्जाम्पल निकल के निकला है। वजह रही है गठजोड़ जो आपने किया था। देखिए, मैं तो धन्यवाद दूंगा जो भी निर्णय पार्टी के लोगों ने लिया, उसका फ़ायदा हम लोग को इस चुनाव में मिला। और चुनाव के बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और प्रशासन के लोगों ने हमारे जिला पंचायत सदस्यों पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन हमारा एक भी सदस्य उनके दबाव में नहीं आया। वो लगातार हम लोग से जुड़ा रहा और उसी जुड़ाव के कारण आज इतना शानदार रिजल्ट हम लोग को मिला है। तो मुझे लगता है कि इस तरह से आगे वाले भविष्य का ये एक संकेत है। जिस तरह आप निर्विरोध बनने जा रहे हैं, जो रणनीति आपकी करी, सारी विरोधी पार्टियां बिल्कुल चारों खाने चित हो गई हैं, इसको आप कितना श्रेय देंगे जो गठबंधन हुआ? देखिए, गठबंधन का भी था और इटावा जिले की जनता भी परेशान थी। और पिछले 4.5 साल से जो सरकार है और जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, वो किसी भी तरह से इटावा की जनता को किसी तरह से लाभ नहीं पहुंचा पाए, कोई विकास कार्य नहीं करा पाए। जहां भी ज़रूरत पड़ी उन्होंने सिर्फ जिले की जनता के साथ अन्याय करने का काम किया है। और आज उस अन्याय के खिलाफ लोगों ने समाजवादी पार्टी को मत दिया है। तो मुझे लगता है कि इटावा की जनता, किसी भी वर्ग, किसी समाज का व्यक्ति होगा, उसके खिलाफ अन्याय होगा तो हम सभी समाजवादी साथी मिलकर उसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, उसका हक दिलाने का काम करेंगे और इसी तरह से सारे लोग समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ते चले जाएंगे। ये थे हमारे साथ निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष अभिषेक अंशुल यादव, जिनका कहना है कि जो भी गठबंधन की जो रणनीति विधानसभा चुनाव में होगी वो दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष पद मिलकर लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों ही लोगों में बात चल रही है, जिस तरह यहाँ जो सफलता मिली है जिला पंचायत चुनाव में, वो विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकती है। मोहम्मद फारिक, एबीपी गंगा, इटावा। देखिए, इटावा में समाजवादी पार्टी का निर्विरोध चुनना तय हो गया है, क्योंकि यहां से जो प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के वो हैं अंशुल यादव, चचेरे भाई हैं वो अखिलेश यादव के, और उनके अलावा किसी और ने नामांकन दाखिल नहीं किया, सिर्फ उन्होंने ही पर्चा दाखिल किया है। इसीलिए इटावा से सपा प्रत्याशी का निर्विरोध निर्वाचित होना अब तय हो गया है। और आप सुन भी रहे थे, हमारे सहयोगी ने उनसे खास बातचीत की है, जो ये बता रहे हैं कि भाजपा ने पूरी कोशिश की, फिर से आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा ने पूरी कोशिश की प्रशासनिक अमले के सहारे के साथ कि हमारे जो सदस्य हैं उन पर दबाव बनाया जाए, लेकिन सदस्य नहीं भटके और समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर उनकी जीत यहां पर सुनिश्चित करवाई गई। ये अंशुल यादव की तरफ से कहा गया है। तो देखिए, कुल मिलाकर अब फिलहाल एक सीट ऐसी है जहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित होते हुए नजर आ रहे हैं, यानी उनका निर्विरोध निर्वाचित होना तय हो गया है। यानी 26 सीटें थी पहले जब जिला पंचायत अध्यक्ष पर, जहां भाजपा के प्रत्याशी निर्विरोध जीत दर्ज कर रहे हैं, एक और सीट जुड़ गई है। यानी कुल मिलाकर 75 में से 27 ऐसी सीटें हैं जिनका परिणाम अब सबके सामने आ चुका है। 27 में से 26 सीटें ऐसी हैं जिस पर भाजपा जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने में कामयाब हो रही है। और इटावा में
समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अंशुल यादव निर्विरोध जीत दर्ज कर रहे हैं, यानी कि वहां पर किसी और ने पर्चा नहीं भरा है। अभी भी स्क्रूटनिंग जारी है, अभी भी पर्चों की जांच चल रही है कई सीटों पर। उनकी जांच जब पूरी हो जाएगी उसके बाद स्थिति पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। देखिए, आज जिस तरीके का सियासी घटनाक्रम देखने को मिला है, उम्मीद की जा रही थी कि 3 जुलाई को जब इलेक्शन होगा तब उस वक्त इस तरीके के हालात होंगे, लेकिन आज जिस तरीके का घमासान हुआ है उसने बताया है कि ये जो चुनाव है ये कितनी महत्वता रखता है। और अब नोएडा से अगली खबर है, जब भाजपा प्रत्याशी की जीत तय हुई। भाजपा के अमित चौधरी ने यहां पर सिर्फ नामांकन किया है, भाजपा के अलावा किसी का नामांकन यहां हुआ ही नहीं है। भाजपा के अमित चौधरी के विरोध में दूसरा नामांकन नहीं हुआ, इसीलिए यहां पर भी भाजपा का निर्विरोध निर्वाचित होना पूरी तरीके से तय हो गया है। और सीधा हम बलराम का ही रुख करेंगे, इस खबर पर जुड़ गए हमारे साथ। बलराम, क्या वजह रही है जो किसी और ने पर्चा दाखिल नहीं किया और सिर्फ यहां पर भाजपा के प्रत्याशी ने ही पर्चा दाखिल किया है? देखिए प्राची, अगर हम गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो यहाँ पर 3 ब्लॉक हैं, तिसरक, दादरी और जेवर। इन 3 ब्लॉकों में 5 जो जिला पंचायत सदस्य हैं वो चुन करके आए हैं, जिसमें से 3 जिला पंचायत सदस्य बीजेपी के हैं, एक निर्दलीय है और एक बसपा का है, जयवती नागर, जो जिला पंचायत सदस्य जीत के आई हैं बसपा के टिकट से। तो ये 5 सीटों पे चुनाव हुआ था, 5 सीटों पे 5 कैंडिडेट जीते थे। लेकिन जब 3 सीटें बीजेपी के पक्ष में आ गई थी तो वहीं से ये क्लियर हो गया था कि बीजेपी का जिला पंचायत अध्यक्ष बनना तय है। लेकिन ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि कहीं ना कहीं जोड़ तोड़ की राजनीति होगी, क्योंकि कहा जाता है कि जिला पंचायत का जो चुनाव है वो धन और बल का होता है। तो ये अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन जो बीजेपी के कहा जाए सदस्य थे वो अडिग थे, वो बीजेपी के पक्ष में ही रहे। यही वजह है कि सिर्फ बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं अमित चौधरी, उन्होंने ही नामांकन दाखिल किया, बसपा ने नामांकन नहीं दाखिल किया, और सपा कांग्रेस का तो कहीं सवाल ही नहीं उठता क्योंकि उनका एक भी प्रत्याशी जीत के नहीं आया था। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि गौतम बुद्ध नगर से अब बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं उनका निर्विरोध चुनना तय है, सिर्फ औपचारिकता बाकी है। और ये भी सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो गौतम बुद्ध नगर है ये पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का गृह जनपद है और यहाँ पर बसपा का शुरू से वर्चस्व रहा है। तो ऐसे में यहाँ पर बीजेपी का जिला पंचायत अध्यक्ष होना अपने आप में एक बड़ा सवाल है और ये कहीं ना कहीं योगी सरकार को श्रेय जाता है कि 3 सदस्यों को जिता करके उन्होंने बिना जोड़ तोड़ की राजनीति के यहाँ पर अपना जिला पंचायत अध्यक्ष बनाना लगभग तय कर दिया था। और यही वजह है कि कोई भी, चाहे वो निर्दलीय प्रत्याशी हो, चाहे वो बसपा का प्रत्याशी हो, वो सामने नहीं आया और ना ही उसने नामांकन कराया। अब अगर हम बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो चाहे वो आप देख लीजिए कि मुरादाबाद हो या गाजियाबाद हो या आगरा हो या फिर गौतम बुद्ध नगर हो, यहाँ पर सिर्फ बीजेपी के कैंडिडेट ने नामांकन दाखिल किया है, उनके सामने कोई नहीं आया। अगर हम बात करें अमरोहा की, मेरठ की, तो यहाँ पर जो विपक्षी दल थे उनके जो प्रत्याशी थे उनके पर्चे खारिज हो गए हैं। और सबसे बड़ा जो चुनावी हथकंडा बीजेपी ने खेला है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वो बागपत में देखने को मिला है। क्योंकि प्राची, बागपत में जो रालोद की प्रत्याशी थी उनको बीजेपी ने तोड़ा और तोड़ करके उनको बीजेपी की सदस्यता दिलाई और अपने टिकट से उनको जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ाया। और ये माना जा रहा है कि अब उनकी भी जीत तय है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने रालोद के प्रत्याशी को तोड़ा है तो कहीं। बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं, अखिलेश यादव ने सपा के 11 जिला अध्यक्षों को हटा दिया है। देखिए, कार्रवाई अब अखिलेश यादव ने की है, सपा के 11 जिला अध्यक्षों को हटा दिया है। यानी कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि पार्टी के जो जिला अध्यक्ष थे, जिन पर जिम्मेदारी थी कि जिलों में उनके अध्यक्ष बने, जिन पर जिम्मेदारी थी कि समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो जीत हासिल करें, कहीं ना कहीं उनसे चूक हुई। इसी वजह से अखिलेश यादव ने 11 अध्यक्षों को हटा दिया है। नामांकन दाखिल ना करवा पाने पर अखिलेश यादव ने कार्रवाई की है। अनुभव शुक्ला मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अनुभव, देखिए, जिसका जिक्र आप कर रहे थे वही चीज अब सामने भी आ गई है। अखिलेश यादव भी ये समझ पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं कमी उनकी तरफ से भी रही है, उनके कार्यकर्ताओं की तरफ से भी रही है।
देखिए बिल्कुल, शायद देख रहे होंगे उनके लोग भी हमारे इस लाइव को, एबीपी गंगा की इस कवरेज को देख रहे होंगे जी। और जो बात हमने अभी कही जी। कि कहीं ना कहीं चुनाव मैनेजमेंट में समाजवादी पार्टी के लोग फेल हुए, जिला अध्यक्ष फेल हुए, पार्टी के पूर्व मंत्री फेल हुए, पार्टी के विधायक फेल हुए और इसी का खामियाजा तो भुगतना पड़ा। ये देखिए सीधे सीधे उन्होंने लिस्ट जारी कर दी है, 11 जिला अध्यक्षों को तुरंत पदमुक्त कर दिया है, यानी चुनाव मैनेजमेंट नहीं कर पाए ये 11 जिला अध्यक्ष। हमने अभी 2 जिलों का नाम लिया, लखनऊ का नाम लिया, संत कबीर नगर का नाम लिया। हमने दर्शकों को बताया क्या दबाव था यहाँ पर सपा के प्रत्याशी पर, लेकिन उसके बावजूद यहाँ की जिला इकाई ने, संत कबीर नगर की जिला इकाई ने, वहाँ के नेता ने, यहाँ के नेता ने किस तरीके से चुनाव मैनेजमेंट किया, ये आप देखिए सीधा तौर पे पर्चा आ चुका है। समाजवादी पार्टी की ये प्रेस रिलीज है, साफ लिखा हुआ है कि इन लोगों को पद से मुक्त किया जाता है। जिला कौन सा है? जिन जिलों में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार पर्चा ही नहीं भर पाए। तो चुनाव मैनेजमेंट में ये जिला अध्यक्ष फेल साबित हुए। अखिलेश यादव ने बहुत क्विक एक्शन लिया है, इतना क्विक एक्शन आज से पहले शायद ही कभी लिया हो। अभी केवल परिणाम क्या, निर्विरोध वो लोग चुने गए और तुरंत हटा दिया है। यानी एक बहुत कड़ा मैसेज अखिलेश यादव ने पार्टी के सभी लोगों को, पदाधिकारी हो, जिला अध्यक्ष हो, पूर्व मंत्री हो, पूर्व विधायक हो, सभी को दिया है कि परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर परफॉर्म नहीं करेंगे तो पार्टी में जरूरत नहीं है। इनमें से कई ऐसे जिला अध्यक्ष हैं जो भी कुछ समय पहले ही जिला अध्यक्ष घोषित किए गए थे। तो ये हम बार बार कह रहे हैं कि ये पूरा मैनेजमेंट, चुनाव मैनेजमेंट का है ये चुनाव, ये अप्रत्यक्ष चुनाव है। यहाँ कोई जनता वोट नहीं देती है, यहाँ पर जो उम्मीदवार, जो जीता हुआ सदस्य होता है वही वोट देता है और आप उसको नहीं मैनेज कर पाए। मान लीजिए अगर लखनऊ की बात करें, 25 सीटें हैं यहाँ पर, 10 तो सपा जीती चुकी थी और उसको बस 3 और जीतने हैं। यानी यहाँ पर कुछ तरह से तो मैनेज कर लिया। दूसरे जिलों में जहाँ पर उनके नंबर ज़्यादा थे, उसके बावजूद अगर उनका कैंडिडेट पर्चा नहीं भर पा रहा है, तो आप ये सोचिए कि कहीं न कहीं चुनाव मैनेजमेंट में पार्टी के लोग तो फेल हो गए ना। जब वो फेल हुए हैं, ये कार्रवाई हुई है, यानी साफ तौर पर समाजवादी पार्टी प्रशासन पर तो आरोप लगा रही है, शासन पर आरोप है ही, पर ये भी मान रही है कि उनके अपने लोग चुनाव का मैनेजमेंट ठीक ढंग से नहीं कर पाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मुलायम सिंह यादव से लेके अखिलेश यादव तक 2015 में, इससे पहले पंचायत के चुनाव हुए थे, 62 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी जी। पंचायत चुनाव की स्पेशलिस्ट पार्टी मानी जाती है समाजवादी पार्टी, और वही समाजवादी पार्टी आज ये स्थिति है कि उसके लोग पर्चा नहीं भर पा रहे। बिल्कुल, देखिए अखिलेश यादव ये बात समझ रहे हैं अनुभव, और इसीलिए उन्होंने कार्रवाई की है। और वो जो जिले हैं वो भी हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि कौन से जिलों में गाज गिरी है। पंचायत अध्यक्ष चुनाव में हार पर फूटा है अखिलेश यादव का गुस्सा। कई जिला अध्यक्षों पर अखिलेश यादव ने गाज गिराई है। ये वो जिले हैं जहां पर प्रत्याशी नामांकन नहीं कर पाए, ये वो जिले हैं जहां पर समाजवादी पार्टी के पास नंबर थे, उसके बावजूद उनके प्रत्याशी नामांकन दाखिल करने में फेल हो गए, और जिनके कंधों पर जिम्मेदारी थी अखिलेश यादव ने उन्हीं पर अपना गुस्सा जाहिर किया है और 11 जिला अध्यक्षों को हटा दिया गया है, उनकी तरफ से उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। पंचायत अध्यक्ष चुनाव में हार पर फूटा है अखिलेश यादव का गुस्सा। देखिए 15 तो सीधे सीधे तौर पर ऐसे जिले थे जहां पर समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो नामांकन दाखिल नहीं कर पाए थे। खुद जो गढ़ है समाजवादी पार्टी का मुरादाबाद, यहां पर भी समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी हैं वो नामांकन दाखिल नहीं कर पाई थी, और यही तमाम वजह रही है कि अखिलेश यादव ने भी क्विक एक्शन लिया है। ये क्विक एक्शन है अखिलेश यादव का, क्योंकि एक तरफ वो ट्वीट करके वीडियो के जरिए जरूर बता रहे हैं कि शासन प्रशासन की गलती है, शासन प्रशासन मिले हुए हैं, इसी वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद वो ये भी जान रहे हैं कि कमियां उनके अंदर भी रही हैं, कमियां खुद उनके संगठन में रही हैं। इसी वजह से अखिलेश यादव ने 11 जिला अध्यक्षों को हटा दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, सपा ने 11 जिलों के जिला अध्यक्षों को पद से हटा दिया है। अखिलेश यादव का गुस्सा इन पर फूटा है क्योंकि 11 जिला अध्यक्ष जिन पर बड़ी जिम्मेदारी थी वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर पाए, और इसी वजह से उन्हें हटाया गया है। गोरखपुर, मुरादाबाद, झांसी के जिला अध्यक्ष हटा दिए गए हैं। ये वो जिले जहां पर नामांकन दाखिल नहीं हो पाया था। अनुभव लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। अनुभव, क्या समझा जाए कि अभी ये शुरुआत है,
अभी और भी कदम अखिलेश यादव की तरफ से उठाए जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जिले हैं। देखिए मुरादाबाद जो गढ़ है वहां तक पर नामांकन दाखिल नहीं कर पा रहे थे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी। देखिए बिल्कुल, और गढ़ की बात अगर हम करें तो गढ़ तो इनका गोंडा भी हम कहेंगे, बस्ती भी, इनके पुराने नेता वहां पर हैं और वो कद्दावर लोग हैं, वही लोग नहीं करा पा रहे हैं। मुरादाबाद की आप बात करिए, झांसी की बात करिए, वहां पर इतने सीनियर नेता हैं, तो उसके बावजूद अगर ये स्थिति है, सारे जिलों के हम आपको अगर नाम दिखाएं तो आप ये देखिए, इसमें गोरखपुर भी है, मुरादाबाद भी है, झांसी भी है, आगरा भी है, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा का एक तरीके से गढ़ है गौतम बुद्ध नगर, वहाँ पर जो दबदबा है बिल्कुल। आपको बीच में रोकना चाहूंगी, ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वीरेश, सीधे तौर पर क्या संदेश जा रहा है इस कार्रवाई से, क्या इसके सियासी मायने हम समझें? वीरेश, आवाज मिल रही है आपको? मिल रही है। वीरेश, देखिए सवाल यह है कि क्विक एक्शन अखिलेश यादव ने लिया है, 11 जिला अध्यक्षों को हटा दिया गया है, क्या इसके सियासी मायने सीधे तौर पर समझे जाएं? देखिए प्रति, ये हम अगर इसके सियासी मायने की बात करें तो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, और अखिलेश यादव को पहले से ये तय कर लेना चाहिए था कि जो उनके जिला अध्यक्ष हैं वो किस रूप में काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। अगर ऐन वक्त पर वो कार्यवाही हुई है तो इसका मायने यही माना जाएगा कि वो अपने संगठन के इन लोगों को ऐसे जिलाध्यक्षों को क्यों उन्होंने बनाया था जो नामांकन तक दाखिल नहीं कर पाए जी, वो काम कर रहे थे। इससे थी तो इसका मतलब कि साफ संदेश अखिलेश यादव के पास इस बात के पुख्ता सबूत गए हैं पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं की तरफ से कि ये जिलाध्यक्ष दूसरे दलों के हाथों में खेल रहे थे। यानी जब पैसा चल रहा है जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में, करोड़ों रुपए, 20 करोड़, 25 करोड़, 30 करोड़ रुपए चल रहे हैं, तो क्या ये भी रिपोर्ट अखिलेश यादव के पास गई है कि ये जिलाध्यक्ष पैसे में तो नहीं बिक गए हैं, कहीं दबाव में तो नहीं आ गए हैं, कहीं किसी तरह का कोई लोग तो नहीं है? बहुत सारी रिपोर्ट्स है, बहुत सारे खुलासे होने हैं, तभी ये जिलाध्यक्षों को हटाया गया है। और बड़ा फैसला अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लिया है समाजवादी पार्टी के। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, कभी भी मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी में जिलाध्यक्षों पर ऐसी कार्यवाही देखने को नहीं मिलती थी। और अगर उनके ऊपर इस तरह के आरोप अगर नहीं है तो अखिलेश यादव ने हटाया क्यों? कुछ न कुछ तो कारण है। लेकिन बिल्कुल, देखिए बिल्कुल जिस तरीके से आप बता रहे हैं और जिस तरीके से आप ये कह रहे हैं कि ये साफ तौर पर संदेश दिया जा रहा है, क्या वीरेश हम समझें कि आगे भी इस तरीके के फैसले अखिलेश यादव की तरफ से लिए जा सकते हैं, या अभी वो कुछ सियासी बयानबाजी भी कर सकते हैं? क्योंकि अभी एक वीडियो भी उन्होंने ट्वीट की है, शासन प्रशासन और बीजेपी की मिलीभगत बताया है इसे। देखिए, जब बसपा की सरकार थी तो समाजवादी पार्टी और भाजपा आरोप लगाते थे, कांग्रेस आरोप लगाती थी। जब सपा की सरकार थी तो बसपा और भाजपा आरोप लगाते थे कि शासन सत्ता का दुरुपयोग जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में किया जा रहा है, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में किया जा रहा है। आपको बताऊं कि पिछली बार जो समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो 60 से ज्यादा, लगभग 65 जिला पंचायत अध्यक्ष केवल समाजवादी पार्टी के थे 75 जिलों में। तो बसपा की भी यही स्थिति थी, 60 से ज्यादा जिला पंचायत अध्यक्ष बसपा के थे। तो ऐसे में सत्तारूढ़ दल का ये चुनाव होता है, शासन का होता है, रसूख का होता है, और वही काम यहाँ भी देखने को मिल रहा है। कोई नई इतिहास दोहराया जा रहा है। 25 जो प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी उनका नामांकन निरस्त होता है। ये जांच का विषय हो सकता है, लेकिन समाजवादी पार्टी इस तरह का आरोप लगा रही है। लेकिन जो कार्रवाई अखिलेश यादव ने की है अपने जिलाध्यक्षों के ऊपर, ये साफ जाहिर होता है कि अखिलेश यादव को ये रिपोर्ट मिल चुकी है कि ये जिलाध्यक्ष बिक गए हैं, यानी सत्ता के दबाव में काम कर रहे हैं, या पैसे के दबाव में काम कर रहे हैं, या प्रत्याशियों के दबाव में काम कर रहे हैं। लेकिन जो भी ये तो है कि अगर आनंद फानन में ये फैसला लिया गया है, तो मेरे पास भी ये रिपोर्ट है, सोर्सेज से ये खबर है कि बहुत सारे ऐसे समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्षों पर आरोप पहले से लगाए जा रहे थे, कार्यकर्ताओं के द्वारा लगाया जा रहा था, आरोप लगाया जा रहा था कि उनके जिलाध्यक्ष बिक गए हैं। तरह के आरोप चलता में अखिलेश यादव जो
जिलाध्यक्ष है उनको हटाया है, उनको निकाला है। तो जिस तरीके से अखिलेश यादव ने कार्रवाई की है, लेकिन सवाल तो पार्टी पर भी खड़ा होता है कि किस रूप में अखिलेश यादव ने ये काम किया है। अखिलेश अगर जिला पंचायत अध्यक्ष इस तरीके से बिक गए हैं, अगर 11 जिलाध्यक्षों पर अखिलेश यादव ने कार्रवाई की है, तो निश्चित रूप से जिला पंचायत चुनाव में धन बल का प्रयोग हो रहा है, जन बल का प्रयोग हो रहा है और अखिलेश यादव किसी न किसी रूप में अपने पार्टी के जिलाध्यक्षों पर अपनी रोक नहीं पाए हैं। ये तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं और यही वजह है कि अखिलेश यादव ने ये बड़ी कार्रवाई की है। एक बड़ी कार्रवाई है, लेकिन मुलायम सिंह यादव के जमाने में ऐसी कार्रवाई कभी भी नहीं होती थी। यानी मुलायम सिंह यादव अपने जो जिलाध्यक्ष हैं, अपने जो पार्टी के नेता कार्यकर्ता हैं, उन पर उनकी पकड़ बहुत मजबूत होती थी। लेकिन अखिलेश यादव के नेतृत्व में जो समाजवादी पार्टी है, ये सवाल खड़े होते हैं कि किस तरीके से अगर ये जो जिलाध्यक्ष हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, विधायक हैं, वो बिक रहे हैं, किस रूप में दबाव में काम कर रहे हैं। मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता बहुत शिद्दत के साथ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के साथ जुड़े रहते थे। वो कभी भी इस तरह का काम नहीं करते थे और इसी वजह से मुलायम सिंह यादव को कभी भी कार्य करने की जरूरत नहीं महसूस हुई। लेकिन कुल मिलाकर 25 ऐसी सीटें हैं जिला पंचायत अध्यक्ष की, जिस पर समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, या तो उनके पर्चे को खारिज किया गया है, वो नामांकन दाखिल नहीं कर पाए। लेकिन ये बड़ी शर्म की बात है कि नामांकन दाखिल क्यों नहीं कर पाए, किस रूप में दबाव है, शासन सत्ता का दबाव है, रसूख का दबाव है। लेकिन बसपा के शासनकाल में भी 60 से ज्यादा बसपा के जिला पंचायत अध्यक्ष, बसपा समाजवादी पार्टी के शासनकाल में भी 60 से ज्यादा समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत अध्यक्ष थे। और इस रूप में अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने भी ये कोशिश की है कि किसी भी तरीके से उसे ज्यादा से ज्यादा जिला पंचायत जो अध्यक्ष है उस पद पर उसको काबिज होना है, तय कर रखा है और उसे बहुमत मिल रहा है, उसको समर्थन मिल रहा है। तो निश्चित रूप से अखिलेश यादव की ये कार्रवाई हम कह सकते हैं कि एक झल्लाहट है, लेकिन कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी बनाती दिख रही। बिल्कुल, और अखिलेश यादव भी ये समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं गलती उनके कार्यकर्ताओं की तरफ से हुई है। ऐसे में सवाल उस दावे को लेकर भी है वीरेश, जो अभी तक पंचायत चुनावों के नतीजों के बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से भरा जा रहा था, दम भरा जा रहा था कि ग्रामीण इलाकों में हमारी पकड़ है, हमारे कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर उतरकर काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो पूरी तरीके से फेल्योर है और खुद मान रहे हैं अखिलेश यादव। 11 जिलाध्यक्षों को एक साथ हटा दिया गया है समाजवादी पार्टी के। तो निश्चित रूप से क्या अपने जिलाध्यक्षों पर कमांड नहीं कर पाए थे अखिलेश यादव, क्योंकि जो मूलभूत काम है कि ऐसे कैसे जिलाध्यक्ष बन गए जो दबाव में काम कर रहे हैं, क्योंकि जो सबसे प्राथमिक जिम्मेदारी होती है जिलाध्यक्ष की, वो पार्टी को मजबूत करती है। तो ऐसे में ये भी सवाल खड़ा होता है कि 2022 में कैसे मुकाबला कर पाएंगे अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। भारतीय जनता पार्टी, जिसके पास नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं, सुनील बंसल है, स्वतंत्र देव सिंह है, योगी आदित्यनाथ है, इतने बड़े बड़े कद्दावर नेता है, राजनाथ सिंह है, उनसे मुकाबला अखिलेश यादव अकेले दम पर कैसे करेंगे? क्योंकि जब समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव की थी तो उस दरमियान शिवपाल यादव थे, साथ ही साथ पूरा परिवार था, मुलायम सिंह यादव थे, आजम खां थे, साथ ही साथ मोहन सिंह थे, गणेश्वर मिश्रा, ब्रजभूषण तिवारी थे, जगह जगह के क्षत्रप थे। हम कह सकते हैं कि मित्रसेन यादव कहीं थे तो कहीं दुर्गा यादव थे, तो कहीं बालेश्वर यादव थे, तो कहीं पारसनाथ यादव थे, बलराम यादव थे, बड़े बड़े क्षत्रप थे, कहीं चित्रपाल यादव थे, कहीं डीपी यादव थे, बड़े बड़े क्षत्रप समाजवादी पार्टी के थे। लेकिन अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी में केवल और केवल अखिलेश यादव ही है। और अखिलेश यादव कैसे मुकाबला कर पाएंगे नरेंद्र मोदी का, कैसे मुकाबला कर पाएंगे अमित शाह का, कैसे मुकाबला कर पाएंगे सुनील बंसल का, कैसे मुकाबला देखिए 2022 से पहले का ये मुकाबला जो कि बहुत दिलचस्प भी हुआ। बहुत शुक्रिया आपका वीरेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमें देने के लिए, सियासी मायने समझाने के लिए। तो सीधे सीधे तौर पर बेशक अखिलेश यादव, बेशक समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है सत्ता पक्ष पर, आरोप लगा रही है प्रशासन पर कि ये सत्ता पक्ष प्रशासन की मिलीभगत है, जिसकी वजह से इस तरीके के नतीजे सामने आ गए आज नामांकन के दिन ही। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव भी ये समझ रहे हैं कि उनकी जो जिला इकाई थी वहां पर गलती हुई है और यही वजह है कि गाज अब जिला अध्यक्षों पर गिरी है। अनुभव मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ
साथ बने हुए हैं। अनुभव, जिस वक्त हम चर्चा कर रहे थे उस वक्त वाकई में सटीक बात आप कह रहे थे और शायद अखिलेश यादव भी देख रहे होंगे एबीपी गंगा। यही वजह है कि तुरंत अपनी गलती को सुधारा और 11 लोगों को हटा दिया। देखिए, अखिलेश यादव कल दिल्ली गए थे और आज उन्हें दिल्ली से लौटना था, लेकिन दिल्ली में भी वो लगातार अपने पार्टी के नेताओं के संपर्क में थे। मैं आपको 3 जिलों की बात बताता हूं और उससे आप समझिए कि इन जिला अध्यक्षों पे क्यों कार्रवाई हुई जी। उन्नाव के जिला अध्यक्ष लगातार अखिलेश यादव के संपर्क में थे। सुनील साजन लगातार अखिलेश यादव के संपर्क में थे और ये बता रहे थे कि किस तरीके से प्रशासन का दबाव है, किस तरीके से उनके लोगों को पर्चा नहीं भरने दिया जाएगा। लेकिन और इसीलिए बार बार ये कहा जा रहा था, उनकी तरफ से बार बार ये निर्देश दिए गए थे कि किसी भी कीमत पे पर्चा भरना है। और आज उन्नाव में क्या हुआ, वहाँ पर पार्टी के कैंडिडेट ने पर्चा भरा, मालती रावत ने पर्चा भरा, पर्चा उनका वैलिड हुआ। इसी तरीके से अमेठी के लगातार जो जिला अध्यक्ष वो लगातार संपर्क में थे और बार बार वो भी अखिलेश यादव से बात कर रहे थे, वो रिपोर्ट ले रहे थे, वहाँ भी पर्चा भरा। इसी तरीके से संत कबीर नगर में हमने बताया कि किस तरीके से वहाँ का जो कैंडिडेट था 1.5 करोड़ का उस पर जुर्माना प्रशासन ने डाला था। और लेकिन समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष का जो गोदाम है वहाँ छापा मारा था पुलिस ने, वहाँ पर जो समाजवादी गौहर खान उनके गोदाम पर, और यही कोशिश थी कि वहाँ पर भी निर्विरोध बीजेपी के कैंडिडेट को चुन लिया जाए। लेकिन जो कद्दावर लोग हैं वहाँ पर, कद्दावर नेता जयराम पांडे, गौहर खान, इन लोगों ने कहा कि नहीं, ये भी लगातार अखिलेश यादव के संपर्क में थे, बार बार फोन पर बात हो रही थी और ये कहा कि किसी भी तरीके से हमें ये पर्चा भरना ही भरना। तो 3 जिलों की रिपोर्ट हम आपको बता रहे हैं, जो हमें जानकारी है वहाँ पर किस तरीके से जिला अध्यक्ष ने, पार्टी के नेताओं ने अपने कैंडिडेट का पर्चा भर जाए, इसके लिए हर साम दाम दंडभेद खुद अपनाया। लेकिन बाकी जिलों में क्या हुआ, शायद उन लोगों ने उस तरह से रिपोर्ट नहीं दी होगी या फिर ये कहा होगा कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, हमारे कैंडिडेट पर्चा भर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और शायद जब आज वो पर्चा नहीं भर पाए, वहाँ पर केवल बीजेपी के ही उम्मीदवार ने पर्चा भरा, तब ये गाजगिरी है। 11 जिला अध्यक्षों पर ये गाजगिरी है और हम ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की ये स्टाइल नहीं है। एक तरीके से ये मैसेज है 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के भीतर ऐसे लोगों की जो शायद उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है और एक कड़ा मैसेज है। वैसे जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव सत्ता का चुनाव है, जो सत्ता में होता है वो चुनाव जीता चला आता है, कोई पहली बार नहीं हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से आज पार्टी के उम्मीदवार पर्चा ही नहीं भर पाए, हमने पहले क्या बात कही कि हर तरफ यही बात थी कि 3 तारीख को बहुत दिलचस्प चुनाव होगा। अब क्यों चुनाव दिलचस्प होगा, क्योंकि सपा का उम्मीदवार होगा और बीजेपी का उम्मीदवार होगा। लेकिन आज नामांकन के आखिरी दिन इस तरीके का घमासान मचेगा ये शायद नहीं सोचा होगा, लेकिन स्थिति पूरी तरीके से उलट पुलट होती हुई नजर आ रही है। और एक और जो अपडेट है वो ये है कि गौतम बुद्ध नगर के भी जिला अध्यक्ष हटाए गए हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, यानी अखिलेश यादव की तरफ से। मेरे सहयोगी बलराम लगातार वहां से बने हुए हैं। बलराम, किस तरीके से आप इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं? क्या यहाँ पर चूक रही समाजवादी पार्टी की जिसका खामियाजा अब भुगता है जिला अध्यक्ष ने, उन्हें हटाया गया है? देखिए प्राची, अगर हम बात करें गौतम बुद्ध नगर की तो यहाँ पर 5 जिला पंचायत सदस्य की सीट थी, जिसमें से एक भी सीट समाजवादी पार्टी नहीं जीत पाई है। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं जो झल्लाहट है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की, वो सामने देखने को मिली है। जब उन्होंने जिला अध्यक्षों को हटाने की सूची बनाई तो उसमें गौतम बुद्ध नगर का भी नाम शामिल किया है, क्योंकि यहाँ से पिछली बार अगर हम बात करें तो जब 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी तो यहाँ पर बहुजन समाजवादी पार्टी की जो जिला पंचायत अध्यक्ष थी जयवती नागर वो थी, लेकिन 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार आते ही अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और उसके बाद उनकी जो जिला पंचायत की सीट थी उसको भंग किया और उसके बाद समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी खड़ा किया रविंद्र भाटी को और उन्हें जीत भी हासिल कराई। तो यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि इससे पहले अगर हम बात करें गौतम बुद्ध नगर में तो समाजवादी पार्टी का ही जिला पंचायत अध्यक्ष था और वो रविंद्र भाटी थे। लेकिन जब नए परसीमन में एक ब्लॉक खत्म किया गया, 3 ब्लॉक गौतम बुद्ध नगर में बनाए गए और उसके बाद जब चुनाव हुआ 2021 में तो कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हुआ है जिस तरीके से जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में, तो कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े होंगे कि जहां पर जिला पंचायत अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का हो और ऐसे में एक भी सीट समाजवादी
पार्टी के खाते में ना जाए, तो कहीं ना कहीं जो जिला अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के या जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं मेहनत नहीं की है। और यही वजह है कि बीजेपी चाहे कोई भी चुनाव हो उसमें तन मन धन से जुटते हैं उसके कार्यकर्ता, उसके नेता। और यही वजह है कि पहली बार कई वर्षों के बाद बीजेपी ने यहां पर 5 सीटों में 3 सीटें जीती हैं। यानी गौतम बुद्ध नगर में जब चुनाव हुआ था, जब जनता ने जिला पंचायत सदस्यों को चुना था, उसी समय यह क्लियर हो गया था कि गौतम बुद्ध नगर में इस बार बीजेपी का ही जिला अध्यक्ष बनेगा। और उसके जो परिणाम हैं वो साफ देखने को मिले हैं कि किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की 1 सीट जीती हुई थी, लेकिन उन्होंने भी नॉमिनेशन नहीं किया है। कुल मिला के वॉक ओवर दिया है भारतीय जनता पार्टी को। और यही वजह है कि अब भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं अमित चौधरी, वो निर्विरोध जीतते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब महज एक औपचारिकता बाकी रह गई है, क्योंकि अब तो नॉमिनेशन भी नहीं हो सकता है, सारी चीज़ें खत्म हो चुकी हैं, किसी कैंडिडेट ने नॉमिनेशन किया नहीं है। तो कहीं ना कहीं अब गौतम बुद्ध नगर में तो फिलहाल बीजेपी की जीत तय है। और इतना ही नहीं, अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें प्राची, तो चाहे वो गाजियाबाद हो, मुरादाबाद हो, आगरा हो, गौतम बुद्ध नगर हो, इन सभी जिलों में भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है। यानी उसके प्रत्याशी के सामने किसी भी प्रत्याशी ने नॉमिनेशन नहीं फाइल किया है। अगर हम मेरठ की बात करें, अमरोहा की बात करें, तो यहाँ विपक्षी दलों ने जो नॉमिनेशन फाइल किया था वो पर्चा रद्द हो गया है। इसके अलावा अगर हम बागपत की बात करें, क्योंकि बागपत जो है वो रालोद का गढ़ माना जाता है, चाहे वो मुजफ्फरनगर हो, बागपत हो, शामली हो, ये जिले ऐसे हैं कि जहां पर रालोद का बहुत बड़ा वर्चस्व है। लेकिन यहां पर बीजेपी ने जो अपना दांव खेला है, जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है चुनाव का, वो कहीं ना कहीं बहुत फायदेमंद निकला है। क्योंकि जो रालोद की प्रत्याशी थी ममता किशोर, उनको बीजेपी तोड़ने में कामयाब रही है और उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई गई और उसके बाद उन्हें ही प्रत्याशी बनाया गया बीजेपी की तरफ से। तो कहीं ना कहीं अब बागपत में भी बीजेपी की जीत तय है, क्योंकि जिस तरीके से रालोद के प्रत्याशी को बीजेपी ने तोड़ा है, उसके बाद ये अटकलें साफ हो गई हैं कि बीजेपी यहां पर भी अपना परचम लहराएगी। तो कुल मिला के ये कहा जाए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जो जिला पंचायत चुनाव को लेकर के रणनीति थी, वो कहीं ना कहीं कामयाब होती हुई दिख रही है। लेकिन प्राची, एक सवाल उठ रहा है कि इसमें धन बल का प्रयोग किया गया, क्योंकि जिला पंचायत चुनाव में अक्सर देखा गया है कि जो भी सत्ता में पार्टी रहती है वो अपने आप को कहीं ना कहीं इस जिला पंचायत चुनाव में स्थापित करती है। अगर हम 2011 की बात करें गौतम बुद्ध नगर की, तो यहाँ पर जब बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब यहाँ से जिला पंचायत अध्यक्ष जयवती नागर थी। लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है 2012 में, उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और जयवती नागर को जिला पंचायत अध्यक्ष पद से हटाया जाता है और उसके बाद समाजवादी पार्टी अपना जिला अध्यक्ष बनाती है। तो कहीं ना कहीं अगर ये कहा जाए कि बाहुबल का, धन बल का और दबाव का अगर प्रयोग होता है, तो ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है, ये परंपरा पहले से चली आ रही है। आरोप जो है विपक्ष की तरफ से लगाए भी जा रहे हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में एक बार फिर से भाजपा आगे निकलती हुई नजर आ रही है। इस बीच अपने दर्शकों को जरा वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिले बता दें जिनमें नामांकन दाखिल नहीं किया विपक्षी दलों ने। आगरा, मुरादाबाद, गाजियाबाद में विपक्षी दलों ने नामांकन दाखिल नहीं किया। बुलंदशहर में भी विपक्षी दलों ने नामांकन दाखिल नहीं किया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिले हैं अमरोहा और मेरठ में विपक्षी दलों का नामांकन खारिज हो गया, यानी इसमें त्रुटि निकली, उसमें कमियां निकली और उनके पर्चों को खारिज कर दिया गया। गाजियाबाद से मेरे सहयोगी शक्ति जुड़ गए हैं, उनका हम रुख करेंगे। शक्ति, देखिए जिस तरीके का घमासान आज देखने को मिल रहा है, कुछ ऐसी स्थिति गाजियाबाद में बनी तो जरूर थी, लेकिन फिर एक तरफा हो गया और भाजपा के प्रत्याशी का निर्विरोध जीतना तय हो गया। बिल्कुल प्राची, अगर हम गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद का जो घटनाक्रम है वह लगातार हमने अपने जो चैनल एबीपी गंगा उसके माध्यम से सभी को दिखाया, दर्शकों को दिखाया। गाजियाबाद में एक प्रत्याशी जो सपा पार्टी है उसके प्रस्तावक हैं, उसे होटल में ले जाया गया, ऐसा आरोप था सपा पार्टी के नेताओं का। लेकिन एक बात मैं इसमें अलग से बताना चाहता हूं आपको कि सपा और लोकदल, राष्ट्रीय लोकदल, इन दोनों का पैक्ट था
जिला पंचायत अध्यक्ष की दौड़ में, लेकिन वहां पर हमें रालोद के कोई भी नेता नहीं मिला। रालोद के जो नेता थे वह हमें कहीं दूर दूर तक भी नजर नहीं आए। जिस तरीके से सपा पार्टी अकेले ही प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन जो राष्ट्रीय लोक दल के जितने भी कार्यकर्ता थे या जितने भी नेता थे वो बिल्कुल भी नहीं पहुंचे समाजवादी पार्टी के साथ। हालांकि ये कहा जा रहा है कि 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ रालोद जाएगी, लेकिन अगर शुरुआती में जब जिला पंचायत अध्यक्ष की अगर बात की जाए वहां पर रालोद खड़ी नजर नहीं आई है सपा पार्टी के साथ, तो आने वाला वक्त 2022 में क्या होगा क्या नहीं होगा ये इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। फिलहाल जो गाजियाबाद की प्रत्याशी हैं ममता त्यागी, वो निर्विरोध जीतने की ओर हैं, क्योंकि किसी और ने भी जो पर्चा है वह दाखिल नहीं किया है। वहीं अगर बात की जाए इस घटनाक्रम की, तो घटनाक्रम में पहले से ही अगर माना जाए तो ये तय था कि बीजेपी यहाँ बिल्कुल, और गाजियाबाद भी एक वो जिला रहा जहां भाजपा का प्रत्याशी एक तरफा चुनावी मैदान में है, और यही वजह है कि निर्विरोध चुना जाना तय